हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। हम आज की वीडियो में हाई जंप के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मेजरमेंट, रूल और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी इन आईडीज़ के द्वारा जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें इस तरीके से लैंडिंग के लिए मैट लगा रहता है जिसकी लेंथ कितनी होती है, यानी कि जो लैंडिंग एरिया है उसकी लेंथ होती है 5 मीटर, विड्थ होती है इसमें 3 मीटर और हाइट होती है इसमें 1 मीटर। और इसका रनवे कितना होना चाहिए? रनवे इसमें मिनिमम 15 से 16 मीटर होना चाहिए। खिलाड़ी इस तरह से यहाँ से दौड़ के आएगा और इस बार के ऊपर से वो जंप करके लैंड कर लेगा इस मैट वाले एरिया के ऊपर। तो और आप देख सकते हैं इसमें ये पोस्ट और जो क्रॉस बार लगी रहती हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें एक पोस्ट से लेकर दूसरे पोस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये 4 मीटर से लेकर 4.04 मीटर के बीच में होना चाहिए। और इसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए क्रॉस बार को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये बना रहता है, जो कि कितना होता है, रेक्टेंगुलर होता है और 40 mm चौड़ा होता है और 60 mm ये लंबा होता है दोनों तरफ में। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस बार रखी जाती है और ये फ्लैट होना चाहिए जिससे कि क्रॉस बार इस पर आसानी से टिक सके। अब नेक्स्ट हम क्रॉस बार की मेजरमेंट देखते हैं। क्रॉस बार यहाँ पर 4 मीटर लंबी होनी चाहिए और इसका वेट कितना होना चाहिए? 2 kg इसका वेट होना चाहिए। और इसका डायामीटर, जो गोलाई वाला भाग रहता है इसका, उसका डायामीटर 30 mm होना चाहिए। और जो ये क्रॉस बार होती है ये फाइबर ग्लास की बनी होनी चाहिए या और कोई दूसरे सुटेबल मटेरियल की बनी होनी चाहिए, लेकिन ये मेटल की नहीं होनी चाहिए। और ये क्रॉस बार 3 पार्ट्स में बंटी रहती है। इसका जो बीच वाला भाग रहता है ये सर्कुलर होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। और जो साइड वाले भाग होते हैं इसमें ये नीचे से फ्लैट रहते हैं ताकि ये इस बोर्ड के ऊपर आसानी से टिक सके। ये कितने लंबे और चौड़े होते हैं? ये 30 से 35 mm के बीच में चौड़े होते हैं और 0.15 से लेकर 0.20 मीटर तक ये लंबे रहते हैं। फिर हाई जंप के अंदर स्टाइल कौन कौन से होते हैं, कितने तरीकों से जंप किया जाता है? इसमें देखिए जो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक होता है वो होता है सीजर स्टाइल। ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो मूवमेंट बनती है वो एक कैंची की तरह बनती है, इसलिए इसको सीजर स्टाइल बोलते हैं। और नॉर्मली जो बच्चे हैं स्कूलों में या फिर जो नए होते हैं वो इस तरीके का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है, सिंपल होता है और बेसिक सा होता है। बाकी जो स्टाइल होते हैं इनको प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस प्लेयर करते हैं, जैसे स्टैडल रोल हो गया, इस तरीके से स्टैडल रोल किया जाता है। फिर तीसरा है इसमें ईस्टर्न रोल। ईस्टर्न रोल भी कुछ इस तरीके से देखिए, इमेज में आप देख सकते हैं। फिर है वेस्टर्न रोल। इसमें बस आप इनके नाम याद रख लेना। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न रोल किससे संबंधित है या ईस्टर्न रोल किससे संबंधित है या स्टैडल रोल किससे संबंधित है। तो एक इसमें और रहता है फॉस्बरी फ्लॉप। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पर। जो बड़े कंपटीशन होते, प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, वो इस तरीके का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है इमेज में। और ये फॉस्बरी फ्लॉप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बारी। इसका ध्यान रखना कि ये अमेरिका के एथलीट डिक फॉस्बरी के नाम से ये लिया गया है, जो कि 1968 मैक्सिको समर ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। फिर आगे हम इसके कुछ बेसिक और जनरल रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपटीशन शुरू होने से पहले चीफ जज यहाँ पर क्रॉस बार की हाइट को अनाउंस कर देते हैं। पहले ही वो बता देंगे कि क्रॉस बार कितनी हाइट पर लगेगी और फिर उसी हाइट को खिलाड़ी या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसको पास कर सकता है। यानी कि खिलाड़ी अगर उस हाइट पे स्टार्ट नहीं करना चाहता तो वो अगली हाइट पे स्टार्ट कर सकता है। खिलाड़ी चाहे तो वो किसी भी हाइट से शुरू कर सकता है जो कि चीफ जज के द्वारा पहले अनाउंस की गई हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ रेफरी ने या चीफ जज ने पहले ये सारी हाइट जो है वो अनाउंस की हुई है कंपटीशन से पहले। अब एथलीट चाहे तो इनमें से वो किसी भी हाइट से स्टार्ट कर सकता है। अब कुछ एथलीट होंगे जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इस हाइट पर जंप करेंगे, और कुछ होंगे जो इसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पास करेंगे और फिर वो अगली हाइट से जंप को स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है देखिए, खिलाड़ी एक पाँव से ही वो टेक ऑफ ले सकता है, यानी जब वो जंप करेगा तो वो एक पाँव पर ही यहाँ पर कूदेगा।
अगर वो दोनों पाँव से यहाँ पर जंप करता है तो वो फॉल माना जाएगा। और जंप करते हुए क्रॉस बार गिरनी नहीं चाहिए। अगर जंप करते हुए खिलाड़ी क्रॉस बार को टच कर लेता है लेकिन क्रॉस बार जो है वो गिरती नहीं है, तब उसको फॉल नहीं माना जाएगा। अगर क्रॉस बार गिर जाती है तो उसको फॉल जंप माना जाएगा। और क्रॉस बार के किनारों पर भी अगर उसके वर्टिकल प्लेन से बाहर खिलाड़ी जाता है जंप को क्लियर करने से पहले, तब भी उसको सक्सेसफुल जंप नहीं माना जाएगा। एक सक्सेसफुल जंप करने के लिए एथलीट को बार के ऊपर से बार को गिराए बिना, उसके वर्टिकल प्लेन को तोड़े बिना जंप करना होगा। सभी खिलाड़ियों का चांस पूरा हो चुका होता है, किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर उनकी टर्न आ चुकी होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट जंप के लिए बार को रेज किया जाता है, थोड़ा ऊपर बार को लगाया जाएगा। और वो कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो जो हाइट होती है क्रॉस बार की वो 2 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर नहीं रेज होनी चाहिए। ठीक, हर एक राउंड के बाद 2 सेंटीमीटर क्रॉस बार की हाइट को बढ़ाया जाएगा। एक चीज इसमें और याद रखना, फाइनल राउंड में जीतने के बाद जो है वो खिलाड़ी अपनी मर्जी से हाइट को वो बोल सकता है रेफरी को कि मैं इस हाइट पर जंप करना चाहता हूँ, इसको इतना बढ़ाया जाए। वो एक रिकॉर्ड के लिए वो अगर ऐसा करना चाहता है तब वो ऐसा कर सकता है। और हर एक खिलाड़ी को 3-3 चांस दिए जाते हैं हर राउंड में, यानी कि हर हाइट के ऊपर 3-3 चांस दिए जाएंगे। 3 लगातार अटेम्प्ट उनको दिए जाएंगे और अगर वो उस 3 अटेम्प्ट में भी उस हाइट को क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कोई एक हाइट है, इस हाइट को क्लियर करने के लिए हर एक एथलीट को 3-3 चांस दिए जाएंगे। तो कुछ खिलाड़ी होंगे जो पहली बारी में वो इस जंप को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब उसी समय उसको दूसरा चांस दिया जाएगा। फिर 2 जंप में भी अगर वो पूरा नहीं कर पाता है इस हाइट को, तब उसको तीसरा चांस भी दिया जाता है। अगर कोई तीसरे चांस में क्लियर कर लेता है तब वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई इन तीनों चांस में भी पूरा नहीं कर पाता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लास्ट में जो भी सबसे ऊंची हाइट को क्लियर कर लेता है, उसके अलावा कोई दूसरा प्लेयर उस हाइट को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो खिलाड़ी यहाँ पर विनर हो जाएगा। और हर एक एथलीट को अपना जंप पूरा करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब लेकिन इसमें एक याद रखना, जब हमारे पास पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी कम होते हैं, 3 से कम होते हैं, 2 या 3 खिलाड़ी होते हैं, तो 1.5 मिनट का टाइम हर एक एथलीट को यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास शुरू में ही पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी कम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर फाइनल में हमारे पास 3 से कम रह गए हो, एक खिलाड़ी या 2-3 खिलाड़ी रह गए हो, तब हमारे पास टाइम बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, एक बार जिस टाइम से स्टार्ट किया गया है वो टाइम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर शुरू में ही हमारे पास पार्टिसिपेंट कम है तब यहाँ पर उनको ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टाई हो जाता है तब क्या होता है। अगर 2 खिलाड़ी सेम हाइट पर वो इक्वल हो जाते हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, तब उनका देखा जाएगा कि किसने कम अटेम्प्ट्स के अंदर उस हाइट को क्लियर किया है। अगर फिर भी टाई नहीं टूटता है तब इसमें देखा जाएगा कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम जो मिस हुए हैं वो किसके हुए हैं, सबसे कम फॉल किसके हुए हैं। और अगर फर्स्ट प्लेस के लिए टाई हो रहा है तो यहाँ पर जंप ऑफ करवाया जाएगा दोनों खिलाड़ियों के बीच में। देखिए, वर्टिकल जंप जैसे पोल वॉल्ट है, हाई जंप है, इनमें जो मेजरमेंट ली जाती है वो होल सेंटीमीटर में ली जाती है। फिर लास्ट है ऑफिशियल। ऑफिशियल इसमें चीफ जज होते हैं जो कि पूरे इवेंट पर नज़र रखते हैं और मेजरमेंट को वेरीफाई करते हैं। और इनके पास 2 फ्लैग्स रहते हैं, एक वाइट कलर का होता है जो कि वैलिड ट्रायल को यहाँ इंडिकेट करता है, और जो रेड फ्लैग होता है ये फॉल जंप को यहाँ पर शो करता है। अगर जंप फॉल हो जाता है तो चीफ जज रेड फ्लैग उठा देगा। अगर जंप पूरी तरह से ठीक रहता है, वैलिड जंप होता है, तो वो वाइट फ्लैग उठा देगा। इसके अलावा 2 और जजेस होते हैं, एक इसमें लैंडिंग एरिया में रहता है, एक थोड़ा सा पीछे रहता है। जब क्रॉस बार गिर जाती है तो उसको रिप्लेस करने में ये मदद करता है, चीफ जज को असिस्ट करता है। एक जज होता है जिसके पास एथलीट का चार्ज रहता है पूरा, और एक स्कोरर होता है जो कि पूरे स्कोर को रिकॉर्ड करता है, रिजल्ट शीट बनाता है और हर एक एथलीट को बुलाता भी है, और एक इसको यहाँ पर अनाउंस करने वाला इसके साथ रहेगा। ठीक है, और एक स्कोर बोर्ड जज रहता है जो कि पूरे स्कोर बोर्ड का चार्ज इसके पास होता है, और एक टाइमिंग जज होता है जो कि
क्लॉक को इंडिकेट करेगा एथलीट को, क्योंकि उनके पास अपना ट्रायल पूरा करने के लिए एक लिमिटेड टाइम रहता है। ये थे इसके ऑफिशियल, और इसी के साथ वीडियो का भी होता है यहाँ पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे।